नमस्कार। संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी से मतलब क्या है, तो आपने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो किस काम में आती है। तो आपने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उससे क्या की जाती है, आपने कहा अणुओं की संरचना का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आपने कहा संरचना ज्ञात की जाती है। अब संरचना कैसे, जैसे अगर मैं आपको कहूँ एल्कोहल बताइए क्या होता है, तो आप सब लिख देंगे ROH। अगर मैं कहूँ फिनोल बताऊँ तो आप फिनोल लिख देंगे। अगर आपसे कहा जाए एसिड लिखो तो आप इसको एसिड लिख देंगे। आपसे कहा एल्किल हैलाइड लिखो तो आप एल्किल हैलाइड लिख देंगे। आप ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपको इन सारे कंपाउंड्स की संरचना पहले से क्या है, पता है। कैसे पता है, आपने कहा अपन ने बुक्स में पढ़ी है। अब आपने कहा कैसे पता चला, तो ये जितने भी कंपाउंड हैं कार्बनिक या अकार्बनिक, इनकी जो संरचना का अध्ययन किया जाता है वो टेक्निक क्या कहलाती है, आपने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात आती है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी कंपाउंड की संरचना को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे संरचना को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरणें। विद्युत चुंबकीय विकिरणें कैसे, देखिए आपने कहा कोई भी पदार्थ है, ठीक है, इसकी संरचना का अपन को अध्ययन करना है। तो आपने कहा इस पदार्थ की संरचना का अपन को जब अध्ययन करना है तो इनको इससे क्या गुजारो, आपने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरणें गुजारो। इसको जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों में अपन रखते हैं तो आपने कहा यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती है। या तो प्रकाश का क्या हो जाता है, यहाँ से प्रकीर्णन, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, ये प्रकाश किरणें जो हैं इसमें से गुजरती हैं और जब ये गुजरेंगी तो पदार्थ के द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण। और अगर अवशोषित नहीं हो रही हैं तो ये विकिरणें हैं, ये इस पदार्थ से क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। तो आपने कहा किसी भी पदार्थ को जब अपन किसी विद्युत चुंबकीय विकिरणों में रखते हैं तो उनका अवशोषण या फिर क्या होगा, आपने कहा उत्सर्जन है। आपने कहा इनके द्वारा, ठीक है, सामने क्या लगी रहती है, फोटोग्राफिक प्लेट लगी रहती है, उस पर ये जब विकिरणें जाके टकराएंगी तो एक डायग्राम बनेगा जिसको अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम को पढ़कर और अपन क्या करते हैं, आपने कहा इस कंपाउंड की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और ये तकनीक जो है ये क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप क्या परिभाषा लिखेंगे, आपने कहा किसी भी पदार्थ चाहे वो कार्बनिक है और चाहे वो अकार्बनिक है का विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, दोनों हो सकती हैं, की सहायता से पदार्थ की संरचना का अध्ययन करने वाली तकनीक है वो क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, अब एक नाम आ रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरणें। देखिए क्या होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणें। आपने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो थी उनके लिए अपन ने कहा, मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने कहा कि अपने पास में कोई भी तीन डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आपने कहा मान लीजिए कि कोई विकिरण है वो अक्ष दिशा में क्या कर रही है, ऐसे गमन कर रही है। तो आपने कहा इधर से इधर जा रही है तो गमन की दिशा है। तो आपने कहा कोई भी ऐसी विकिरण जो अपनी गमन की दिशा के लंबवत दिशा में क्या उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष दिशा में अगर जा रही है तो वाई और जेड में क्या उत्पन्न होंगे, आपने कहा यहाँ चुंबकीय भी लिख सकते हो, विद्युत भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र लिखेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र। यानी तीनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, क्या कहलाती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। ठीक है, अब देखिए मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल ऐसे कहता है कि कोई भी पदार्थ से जब ये विकिरणें गुजरती हैं तो यहाँ पे इनका जो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है वो लगातार नहीं होके और पैकेट्स के रूप में होता है। इन पैकेट्स जो होते हैं ऊर्जा के, उन्हें अपन क्या कहते हैं, फोटोन। और आपको पता है फोटोन की जो ऊर्जा है वो किससे दी जाती है, E बराबर h से दी जाती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनके लिए अपन बात करें तो आपने कहा बहुत सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हो सकती हैं। आपने कहा कोई सी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण अपन काम में ले सकते हैं। तो देखो मैक्सवेल के अनुसार अगर इनको ऊर्जा के क्रम में जमाएं, ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो तो किसकी होती है, आपने कहा कॉस्मिक रेस। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष तरंगें जो होती हैं उनकी ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर अगर बात करें तो कौन आती है, आपने कहा गामा तरंगें आती हैं।
गामा तरंगें जो होती है उनकी ऊर्जा भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। फिर कौन आती है, आपने कहा अक्स रेज, ठीक है, अक्स तरंगें आती है। इसके बाद कौन आती है, आपने कहा यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट, या जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पैरा बैगनी। इसके बाद अगर बात करें तो कौन आता है, दर्शक क्षेत्र यानी विजिबल रेंज आती है। इसके बाद अगर बात करें तो इंफ्रारेड रेज आती है। आपने कहा अवरक्त क्षेत्र बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, दर्शय, और ये कौन सा है, आपने कहा अवरक्त क्षेत्र, ठीक है। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो कौन आती है, आपने कहा ऑडियो आती है। ऑडियो के बाद करें तो कौन आती है, आपने कहा माइक्रो आती है। और माइक्रो के बाद में बात करें तो सबसे लास्ट में कौन सी आती हैं, रेडियो आती हैं। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अपन को पता है कि अगर इस न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा C/λ, यानी सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी होती है वो हमेशा तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब बात आता है तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई एक विकिरण है उसके दो सरंग ले लो और चाहे दो ग्रत ले लो, ठीक है, तो दो कर्मागत सरंगों या दो कर्मागत गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, तरंग का तरंग दैर्ध्य, जिसे अपन किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो देखिए, इधर से इधर जा रहे हैं तो आपने कहा एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, तो आपने कहा लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ये लास्ट वाली जो होती है इनके लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होता है, ऊर्जा का मान कम। और इनके लिए बात करें तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, कम। अब एक चीज़ देखिए, आपने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तकनीक है जिसकी में क्या करते हैं, पदार्थ की संरचना का अध्ययन, किसकी सहायता से, आपने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता से। तो अब देखो, कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण आप काम में ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। आपके सिलेबस में दो दे रखी हैं, एक तो दे रखी है यूवी, यानी आपको क्या करना है कि किसी भी पदार्थ को किस में रखना है, पेराबैंगनी क्षेत्र में। और अपन को पता है कि पेराबैंगनी क्षेत्र जो है उसकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। आपने कहा बहुत ज़्यादा होती है, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे जब किसी पदार्थ को पेराबैंगनी क्षेत्र की विकिरणों में रखा जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उनकी बात करेंगे अपन इस टॉपिक में। लेकिन देखिए, यूवी क्षेत्र की विकिरणों के द्वारा पदार्थ की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी विकिरण आप काम में ले रहे हो उसका नाम लिख के आगे क्या लगा दो, स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी अपना जो इस यूनिट में दो पार्ट है, एक तो दे रखा है यूवी, तो यूवी विकिरणों से पदार्थ की संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपने कहा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर IR की बात करें तो आपने कहा दूसरा जो दे रखा है वो है IR, अवरक्त क्षेत्र की तरंगे। आपने कहा अवरक्त क्षेत्र की तरंगों द्वारा अध्ययन करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, आपने कहा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की संरचना के लिए जिस भी विकिरण का उपयोग किया जाता है उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। दो दे रखे हैं अपने इस यूनिट के, दो पार्ट हैं, यूवी है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और IR ले रहे हैं तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, यूवी जो क्षेत्र होती है उसकी ऊर्जा IR क्षेत्र से क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। चलिए, ये तो है अपना इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो एक नई यूनिट जोड़ दी गई है, पहले अपनी पढ़ी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या मतलब है और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर अपन कैसे कैसे चेंजेस पढ़ते हैं। अब एक चीज़ देखिए, आपने कहा पदार्थ की संरचना का अध्ययन किसकी सहायता से करेंगे, आपने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरणें। अब देखिए, किसी भी पदार्थ को जब विकिरणों के अंदर रखा जाता है तो आपने कहा तीन चीज़ें हो सकती हैं, अभी मैंने बताई, या तो वहाँ से उस विकिरणों का क्या कर दिया जाता है, प्रकीर्णन, या फिर क्या कर लिया जाता है, अवशोषण, और या फिर अगर अपन बात करें तो आपने कहा इनका क्या हो जाता है, पारगमन हो जाता है। तो अब देखिए, आपने कहा कोई भी एक विकिरण है उसको अपन एक पदार्थ में से गुजारते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपने कहा कोई विकिरण गुजारी, बहुत सारी विकिरणें गुजार सकते हैं इस पदार्थ में से, ठीक। इसकी तीव्रता ले लेते हैं I0, ठीक। अब आपने कहा अगर ये विकिरण यहाँ से प्रकीर्णित हो गई, ठीक है, या फिर ये विकिरण इसमें से गुजर के क्या हो गई, अवशोषित हो गई, और या फिर ये विकिरण इसमें से गुजर गई। तो देखो, प्रकीर्णित हो गई तो आपने कहा इसको क्या बोलेंगे, I रिफ्लेक्शन होगा ना, तो IR। दूसरा, इसमें अवशोषित हो गई तो इस तीव्रता को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब्ड, IA। और अगर गुजर गई, ट्रांसमिट हो गई, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं,
IT लिख सकते हैं, ठीक है, या नॉर्मली लिखना चाहो तो इसको I लिख सकते हैं। देखो एक नियम आता है कि ऐसे कहा जाए कि यहाँ पे जो ये आपने जो प्रारंभिक तीव्रता दी है ये बराबर होती है किसके, IR के, IA के और IT के। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये बहुत कम होता है, परकिरणन बहुत कम होता है। कितना होता है, 4% ही होता है। यानी जो बच गई वो क्या हो गई, IA और IT। यानी आपने जो प्रारंभिक तीव्रता दी है वो बराबर होती है किसके, IA और IT के। अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर अपन कहें कि पदार्थ की संरचना का अध्ययन करना है तो आपने कहा पदार्थ को जब भी किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण में रखेंगे आपने कहा इसमें अवशोषण होगा। अब देखो यहाँ पे ये पदार्थ जो है कितनी इन विकिरणों को अवशोषित करता है उतना ही चेंज होगा किसमें, इस पदार्थ की संरचना में। देखिए जैसे आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाऊं, आपको ऐसे कह दिया जाए कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश भी क्या एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण, आपको 1 घंटे के लिए क्या कर दिया जाए, धूप में बिठा दिया जाए, तो आप क्या कहोगे, आपका शरीर जो है वो भी क्या करेगा, इन विकिरणों को ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के कारण अपनी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और अपन को क्या लगने लग जाती है, गर्मी। अब ऐसे कहा जाए कि अगर आपको 1 घंटे की जगह 2 घंटे बिठा दिया जाए, तो आपने कहा 2 घंटे बिठाएंगे तो जो विकिरणों का अवशोषण है वो क्या होगा, ज़्यादा, गर्मी क्या लगेगी अपन को, ज़्यादा। तो ध्यान रखेंगे पदार्थ के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपने कहा जितनी इसमें क्या होता है, आपने कहा इन विकिरणों का अवशोषण। यानी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पदार्थ के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, आपने कहा जितना इन विकिरणों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। अब देखो जितनी इधर से दी और जितनी ट्रांसमिट हो गई, अब ये ट्रांसमिट हो गई उसका तो कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं। यानी पदार्थ में जो भी चेंजेस होंगे वो कब होंगे, आपने कहा जितना इनका क्या कर लिया जाए, अवशोषण कर लिया जाए, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, आपने कहा ये तो अवशोषित हो गई। अब बात करते हैं कि अवशोषण कितना हुआ, तो क्या करते हैं, आपने कहा आप I0 बता दो और I बता दो, ठीक है। तो आपने कहा इन दोनों का जो अंतर होता है वही किसको बताता है, आपने कहा जितनी मात्रा में क्या हो जाती है विकिरणों का अवशोषण। तो देखिए अब अपना एक टॉपिक आएगा कि जो भी आपका पदार्थ दिया जाता है उसमें प्रकाश के अवशोषण से संबंधित नियम कितने हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश के अवशोषण से संबंधित नियम, अवशोषण से संबंधित नियम। देखिए कौन से नियम हैं, 2 नियम हैं। एक नियम तो है किसका, आपने कहा लैम्बर्ट का नियम, और एक जो नियम है वो किसका पढ़ते हैं, आपने कहा बेयर या बियर का नियम, ठीक है। देखिए दोनों क्या कहते हैं, आपने कहा बेयर और लैम्बर्ट क्या कहते हैं, आपने कहा कि जब भी आप किसी पदार्थ में से इन विकिरणों को गुजारते हैं तो अवशोषण जो आप तीव्रता दे रहे हो उस तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी। तो आपने को देखो ऐसे याद रखना है, लैम्बर्ट तो ये कहता है कि आपने जैसे ये कोई पदार्थ था, ठीक है, तो आपने कहा इस लंबाई में कोई पदार्थ भर लिया, ठीक है, इससे विकिरण गुजारी, तो आपने कहा देखो ये विकिरण जब है इस पदार्थ से गुजरेगी, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो जाएगी, पारगमित। तो आपने कहा इतनी दूरी से गुजर रही है, तो इतनी दूरी में जो इसमें कण है वो इसका क्या करेंगे, अवशोषण। अब ये क्या कहता है कि अगर इस पदार्थ को, ठीक है, आपने लंबाई बढ़ा दी, ठीक है, कि इतनी लंबाई में भर लिया, अब आपने कहा यहाँ से विकिरण गुजारो और यहाँ से पारगमित होगी। अब देखो लंबाई अगर बढ़ा दी तो आपने कहा ये जो प्रकाश है विकिरण जब इसमें से गुजरेगी तो ज़्यादा लंबाई तक गुजर रही है, और ज़्यादा लंबाई तक गुजर रही है तो आपने कहा अवशोषण जो है वो भी क्या होगा, इसका ज़्यादा। तो लैम्बर्ट तो ये कहता है कि यहाँ पे जो अवशोषण तीव्रता है उसमें होने वाली कमी, एक बार मैं ए से लिख रही हूँ, आपने कहा ए जो है वो समानुपाती होता है किसके, आपने कहा एल के। तो आप लैम्बर्ट को लेंथ से याद रखेंगे, ठीक है। तो लैम्बर्ट क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ से जब किसी प्रकाश विकिरण को गुजारते हैं तो अवशोषण तीव्रता में होने वाली कमी किसके समानुपाती होती है, आपने कहा एल के समानुपाती। दूसरा देखिए अब नियम आता है किसका, बेयर का नियम। बेयर क्या कहता है, बेयर ये कहता है कि अगर कोई पदार्थ लिया, ठीक है, आपने कहा ये पदार्थ लिए,
दो कंडीशन लेता है। क्या कहता है कि एक बार तो क्या करो, आपने विकिरण गुजारी, ठीक है, यहाँ से पारगमित हो जाएगी। आपने कहा एक बार तो अणुओं की संख्या है वो क्या रखो, कम। अब एक चीज देखो, जब इस पदार्थ में से प्रकाश गुजरेगा तो आपने कहा अवशोषण करने वाले जो कण हैं उनकी संख्या क्या है, आपने कहा बहुत ही कम है। तो अब जो प्रकाश का अवशोषण होगा वो पदार्थ में उपस्थित अणु ही तो करेंगे। तो आपने कहा अणुओं की संख्या अगर कम है तो तीव्रता में होने वाली कमी भी क्या होती है, कम। लेकिन अगर अपन ऐसे कहें कि इसी लंबाई में, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, आपने कहा इसी लंबाई के अंदर आपने क्या कहा, कणों की सांद्रता बढ़ा दो, ठीक है, यानी कणों की संख्या में क्या कर दी, वृद्धि। अब अगर कणों की संख्या में वृद्धि कर दी तो आपने कहा अब जब ये प्रकाश इसमें से गुजरेगा तो यहाँ पे जो अवशोषण है वो भी क्या होगा, ज़्यादा। अवशोषण ज़्यादा होगा तो आपने कहा अवशोषण की जो तीव्रता है उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे इसको एक सिंपल सा समझाऊं, जैसे आप बैठे हो किसी क्लास के अंदर, जैसे 10 स्टूडेंट बैठे हैं और आपको कह दिया जाए लड्डू बांटने हैं, तो आपने कहा 10 स्टूडेंट बैठे हैं, प्रत्येक को अगर एक एक लड्डू दे दिया जाए तो जितने भी टोटल लड्डू थे उसमें से कितने लड्डू कम हो जाएंगे, 10। अब आपको कह दिया जाए एक दूसरी क्लास में जाइए जहाँ पे 200 स्टूडेंट बैठे हैं, अब आपने कहा 200 स्टूडेंट को लड्डू बांटने हैं, तो आपने जितने भी लड्डू लाए सबको एक एक दे दिए, तो कमी कितनी होगी, आपने कहा 200 की। तो डिपेंड करता है किस पर, आपने कहा अणुओं पर। तो देखो बेयर क्या कहता है, बेयर ये कहता है कि ये जो अवशोषण की तीव्रता में होने वाली कमी है ये डिपेंड करती है किस पर, सांद्रता पे, कंसंट्रेशन, अणुओं की संख्या पर। अब देखो लैम्बर्ट कहता है कि लंबाई के समानुपाती होता है, बेयर कहता है सांद्रता के समानुपाती होता है। और अगर देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सही है। तो अपन जब प्रकाश के अवशोषण से संबंधित नियम पढ़ते हैं तो बेयर और लैम्बर्ट का नियम अलग अलग ना पढ़कर दोनों को एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आपने कहा इसे कहा जाता है बेयर लैम्बर्ट का नियम, ठीक है। तो बेयर लैम्बर्ट का जो नियम है वो क्या कहलाता है, बेयर लैम्बर्ट का नियम ये कहता है कि ए क्या है, तो आपने कहा अवशोषण तीव्रता में होने वाली कमी। कैसे देखते हैं, आई नोट जो प्रारंभिक दी थी, आई जो आपको पारगमित हो गई वो कमी है यानी माइनस है, तो इसको दर्शाता है। तो आपने कहा ए जो है वो समानुपाती होता है किसके, आपने कहा एल डॉट सी के। समानुपाती को हटा दीजिए तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं एप्सिलॉन डॉट एल डॉट सी। तो ये नियम आता है, ये किसका नियम आता है, आपने कहा बेयर लैम्बर्ट का नियम। अब बात आती है माइनस तो किसको दर्शा रहा है, आपने कहा जब भी कोई विकिरण गुजारेंगे उसकी तीव्रता में हमेशा क्या होती है, कमी। कितनी कमी हो जाती है, जितना अणुओं द्वारा इसका क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण। तो देखो यहाँ पे अगर अपन आई नोट की बात करें तो आई नोट तो क्या बताती है, किसी भी विकिरण की प्रारंभिक तीव्रता को बताती है। आई क्या बताती है, आपने कहा पारगमित विकिरण की तीव्रता को बताती है। ए जो है उसके लिए कहें तो आपने कहा ये जो ए है ये क्या कहलाता है, आपने कहा ए कहलाता है अवशोषणांक, ठीक है। तो ए को क्या कहा जाता है, आपने कहा अवशोषणांक कहा जाता है। एल जो है वो क्या बता रही है, आपने कहा पदार्थ की लंबाई। सी जो है वो क्या कहलाता है, आपने कहा सांद्रता। और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या कहलाता है, तो देखिए एप्सिलॉन के लिए ऐसे कहा जाता है कि जब अपन परिभाषा देंगे इसकी तो क्या कहा जाता है कि एप्सिलॉन के लिए ये कहते हैं कि जब भी अपन किसी पदार्थ के लिए, ठीक है, सांद्रता भी कितनी ले लें, आपने कहा 1 ग्राम, और जो लेंथ है वो कितनी ले लें, आपने कहा 1 डेसीमीटर, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि यदि किसी जब भी पदार्थ के अंदर विकिरण गुजर रही है तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, तो क्या लिखेंगे कि अगर अपन यहाँ पे C जो है वो कितनी ले रहे हैं, आपने कहा 1 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे L जो है वो कितनी ली जाती है, तो आपने कहा 1 सेंटीमीटर ली जाती है। तो यहाँ से देखिए A जो आता है वो बराबर आ जाता है किसके, E के। तो क्या कहेंगे, आपने कहा ये जो E है ये क्या कहलाता है, आपने कहा 1 मोल के लिए लिया है तो E क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे मोलर अवशोषणांक, ठीक है, अवशोषणांक। और ये जो कहलाती है इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है, जब किसी पदार्थ को 1 ग्राम प्रति मोल को 1 सेंटीमीटर लंबाई वाली नली में भरकर किसी विकिरण को गुजारा जाता है तो उस विकिरण की तीव्रता में होने वाली कमी किसके बराबर होती है, मोलर अवशोषणांक के। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये क्या है, आपने कहा प्रकाश के अवशोषण से संबंधित नियम। तो आपने कहा प्रकाश के अवशोषण से संबंधित नियम है। तो अपन ने कहा कि जब भी अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण की सहायता से पदार्थ की संरचना का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपने कहा अध्ययन करने के लिए देखने पड़ेंगे कि जब इसे विद्युत चुंबकीय विकिरणों में रखा जाता है तो इनमें क्या परिवर्तन होता है। तो आपने कहा पदार्थ में परिवर्तन किससे होता है, आपने कहा विकिरणों को गुजारने से। अब विकिरणों की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा। तो आपने कहा इनके अंदर जितना ज़्यादा अवशोषण होगा परिवर्तन भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। अब अवशोषण कितना होगा, तो आपने कहा इसके लिए पढ़े प्रकाश के अवशोषण से संबंधित नियम। नियम कितने थे, आपने कहा 2। एक किसका था, लैम्बर्ट, एक किसका था, बेयर। दोनों ने अलग अलग चीज़ें दी। एक कहता है कि अवशोषण जो है वो डिपेंड करता है अणुओं की संख्या यानी सांद्रता पे। एक कहता है कि अवशोषण डिपेंड करता है किस पर, आपने कहा पदार्थ की लंबाई। अपन ने कहा दोनों भी डिपेंड करता है, तो एक साथ लिख दिया बेयर लैम्बर्ट का नियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं कि जब किसी पदार्थ को, ठीक है, आपने कहा अब अपन पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो अब आपने जो विकिरण देनी है वो कौन सी देनी है, आपने कहा इनको पैराबैंगनी। और आपको पता है कि पैराबैंगनी जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको अपन नॉर्मल दर्शक क्षेत्र ही देख सकते हैं अपन। आपने कहा पैराबैंगनी विकिरण अपन को वैसे तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इनकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अपन को पता है अपनी पृथ्वी पर ओजोन वो पैराबैंगनी विकिरणों को वापस क्या कर देती है, आपने कहा परावर्तित कर देती है। लेकिन जैसे ही ओजोन लेयर के अंदर क्या हो गया है, आपने कहा होल हो गया है, तो अब धीरे धीरे पृथ्वी पर पैराबैंगनी किरणें आने के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपन कहेंगे कि इनकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा। अब क्या कहेंगे कि जब किसी पदार्थ को यूवी क्षेत्र में या पैराबैंगनी क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें कौन कौन से चेंज होते हैं। तो अपन ने कहा कि यहाँ पे चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं वो एक स्तर से किस में चले जाते हैं, दूसरे स्तर में चले जाते हैं। तो अब आपको पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पाए जाने वाले संक्रमण। तो देखिए अब अपन बात करेंगे किनकी, आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, देखिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का मतलब है कि जब किसी पदार्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग अलग कंडीशन में पाए जा सकते हैं। जैसे कहीं पे बंद में स्थित हो सकते हैं, कहीं पे लोन पेयर के रूप में हो सकते हैं, कहीं नेगेटिव के चार्ज में हो सकते हैं। तो आपने कहा जब भी किसी पदार्थ को अपन पैराबैंगनी क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो ये पदार्थ जो है इन विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण। जैसे अवशोषण करेगा यहाँ पे इनकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। अब ऊर्जा में जब वृद्धि होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्तर से किस में चले जाते हैं, दूसरे में। और ध्यान रखेंगे ऊर्जा ज़्यादा है तो निम्न ऊर्जा स्तर से किस में जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो आपने कहा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम आएगा। उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना तो क्या कहलाता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अब अपन पढ़ते हैं कि संक्रमण कितने हैं। तो अपने सिलेबस में दे रखे हैं 4 टाइप के संक्रमण। पहला कौन सा दे रखा है, आपने कहा सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। दूसरा कौन सा दे रखा है, आपने कहा पाई 2 पाई स्टार। तीसरा कौन सा दे रखा है, आपने कहा नॉन बॉन्डिंग 2 सिग्मा स्टार। और लास्ट वाला कौन सा दे रखा है, नॉन बॉन्डिंग 2 पाई स्टार। देखिए आपने कहा पहली बात तो ये पढ़ने हैं कि आपको संक्रमण होते कौन से हैं, और फिर ये पढ़ने हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन से हैं। देखिए इधर से इधर अपन क्या ले लेते हैं, आपने कहा एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। इधर से इधर क्या लेते हैं अपन, संक्रमण स्तर। आपने कहा कोई भी मान लीजिए एक अणु है, उसके अंदर ये जो स्तर है वो क्या कहलाता है, सिग्मा। एक स्तर है वो कौन सा है, आपने कहा पाई। एक स्तर और की बात करें तो ये है नॉन बॉन्डिंग। फिर इसके क्या होता है, जैसे एमओटी में बनाते हैं ना बॉन्डिंग और फिर ऊपर एंटी बॉन्डिंग, वैसे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई स्टार। और सबसे ऊपर अगर बात करें तो कौन सा आता है, आपने कहा सिग्मा स्टार। कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ से है। देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा से निकलकर
किस में चला जाए, आपने कहा सिग्मा स्टार में, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरा, पाई से निकल के किस में चला जाए, पाई स्टार में, तो यहाँ जो ट्रांजिशन होता है वो क्या कहलाता है, पाई टू पाई स्टार। नेक्स्ट, नॉन बॉन्डिंग से किस में जा सकता है, आपने कहा सिग्मा स्टार से, तो ये क्या होएगा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। और लास्ट वाला नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि ये पाए किस में जाते हैं, यानी इनके एग्जाम्पल्स। एक इनकी ऊर्जा की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो तो किस में चाहिए होती है, देखो अंतर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपने कहा सबसे ज़्यादा एनर्जी तो होती है वो किसकी होती है, आपने कहा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। फिर कौन सी होती है, आपने कहा पाई टू पाई स्टार। फिर किसकी होती है, आपने कहा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। और सबसे कम किसकी होती है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। जनरली तो ये ऑर्डर यही आता है, लेकिन जब अपन लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में ये ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, इसकी एनर्जी ज़्यादा और इसकी एनर्जी क्या आ जाती है, कम। अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार किन का मतलब है, तो आपने कहा सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण उन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जिसमें केवल और केवल कौन से बंध उपस्थित होने चाहिए, आपने कहा सिग्मा। तो अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। अब एग्जाम्पल यहीं लिखने पड़ेंगे। देखिए सेकंड जो लिख देते हैं वो कौन सा है, पाई टू पाई स्टार। थर्ड जो है वो क्या लिखते हैं, एन टू सिग्मा स्टार। और फोर्थ है वो क्या लिख देते हैं, एन टू पाई स्टार। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपने कहा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में पाया जाता है, तो आपने कहा ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाता है जिसमें केवल और केवल कौन से बंध होते हैं, आपने कहा केवल सिग्मा बंध पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो केवल सिग्मा बंध की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन आते हैं, जितने भी अपन क्या लेते हैं, आपने कहा एल्केन लेते हैं। जैसे आपको दे दे CH4, ठीक है, या दे दे CH3, ठीक है, या दे दे CH3, CH2, CH3। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपने कहा यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इनके बीच में हमेशा कौन से बंध उपस्थित होते हैं, आपने कहा सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं कि आपने कहा इसमें एनर्जी का मान इतना ज़्यादा क्यों है, तो इसमें देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपने कहा खाली इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो आपने कहा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पहले ऊर्जा देकर इसके बंध को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब बंध जब तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है फिर वो क्या करेंगे, इस ऊर्जा को ग्रहण करके और निम्न स्तर से किस में चले जाएंगे, उच्च स्तर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार उनमें होते हैं जिनमें सिग्मा बंध पाए जाते हैं, और एग्जाम्पल होते हैं इसके कौन है, एल्केन। दूसरा देखिए पाई टू पाई स्टार, तो आपने कहा पाई टू पाई स्टार किस में होते हैं, आपने कहा जिसमें केवल और केवल कौन से बंध पाए जाते हैं, आपने कहा केवल पाई बंध पाए जाते हैं। देखिए आपने कहा इसके एग्जाम्पल्स, तो आपने कहा जितनी भी अपने पास में क्या आती हैं, आपने कहा एल्कीन और क्या होती है, एल्काइन होती हैं, उन सब में कौन से बॉन्ड उपस्थित होते हैं, पाई। जैसे आपको दे दे CH2 डबल बॉन्ड CH2, या दे दे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होते हैं, या बेंजीन दे दे, तो आपने कहा यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, आपने कहा पाई टू पाई स्टार। अब देखो थर्ड ट्रांजिशन क्या आता है, N टू सिग्मा स्टार। N का मतलब क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते अपन उनको क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, आपने कहा इनमें किस में पाए जाते हैं, तो ये कहा कि जिसमें क्या होने चाहिए, आपने कहा लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है, और लोन पेयर तो हैं लेकिन साथ में उस कंपाउंड में क्या उपस्थित होने चाहिए, केवल सिग्मा बंध होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें तो आपने कहा लोन पेयर है वो दो ही फैमिली में इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन फैमिली में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। लेकिन हेलोजन तो अपने लोन पेयर देते ही नहीं है, तो जनरली एग्जाम्पल कौन आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए जैसे आपको दे दे NH3। अब देखो NH3 में एक तो क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बंध। आपको जैसे दे दे RNH2 1 डिग्री एमीन,
इसमें भी क्या है, केवल सिग्मा बंध और लोन पेयर। आपको दे दे जल, तो देखो जल में भी कितने लोन पेयर हैं, 2। बंध कौन से हैं, सिग्मा। आपको दे दे एल्कोहल, तो यहाँ पे भी कौन से बंध उपस्थित हैं, आपने कहा सिग्मा, और इस पर क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। अब ऐसे RSH दे दे, H2S दे दे, यानी आपको बस ये ध्यान रखना है कि बंध होने चाहिए सिग्मा, और ऐसा कोई परमाणु उपस्थित होना चाहिए जिस पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर के लिए मैंने कह दिया आपको कि जनरली कौन लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो लास्ट ट्रांजिशन कौन सा है, आपने कहा N2 पाई स्टार। एक तो क्या उपस्थित होने चाहिए, लोन पेयर, और साथ में बंध कौन से होने चाहिए, आपने कहा पाई बंध। एग्जाम्पल देखो, अपने पास में जैसे दे दिया जाए एसिड, है ना, लोन पेयर भी है और क्या उपस्थित है, आपने कहा डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। आपको दे दिया जाए जैसे एल्डिहाइड, आपको दे दिया जाए जैसे कीटोन, साइनाइड, ये सब जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, आपने कहा N2 पाई स्टार के, क्योंकि इन पे लोन पेयर भी पाए जाते हैं और लोन पेयरों के साथ साथ में क्या होते हैं, पाई बंध भी उपस्थित होते हैं। तो सिंपल क्या है, केवल सिग्मा बंध है तो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, केवल पाई बंध है पाई से पाई स्टार, लोन पेयर और सिग्मा बंध है तो आपने कहा N2 सिग्मा स्टार, लोन पेयर और पाई बंध है तो आपने कहा लोन पेयर और पाई बंध उपस्थित होने पे N2 पाई स्टार, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए, अगर आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि अगर ये सिग्मा से सिग्मा में ही क्यों जाता है, सिग्मा में पाई में क्यों नहीं जा सकता या पाई स्टार में क्यों नहीं जा सकता, आपने कहा निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में तो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई GPS सिस्टम तो है नहीं कि भाई ये सीधा पाई से निकल के पाई स्टार में जाएगा। तो आपने कहा ट्रांजिशन जो है वो सारे हो सकते हैं जो आप बता रहे हो कि जैसे आपने कहा एक ट्रांजिशन है वो पाई से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा से पाई, आपने कहा सारे हो सकते हैं, यानी निम्न ऊर्जा से किस में जा सकते हैं, उच्च ऊर्जा में जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अपन को पढ़ने होते हैं कि यहाँ पे संक्रमण जो होते हैं उनके लिए कुछ होते हैं चयन नियम, ठीक है। इन चयन नियमों के अनुसार अपन बात करते हैं कि कुछ संक्रमण है वो तो क्या होते हैं, अनुमत होते हैं, यानी ये तो क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। और जो संक्रमण अपन नहीं लिख रहे हैं वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। प्रतिबंधित का मतलब होता है फॉरबिडन होते हैं, ठीक है। और आपने कहा प्रतिबंधित होने के कारण ये संक्रमण नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, कैसे नहीं होते, इसकी बात चलेंगी फाइनल ईयर में। तो आपने कहा यहाँ पे नहीं होते हैं, तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखे हैं जो अलाउड है, जो अनुमत होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि यही होते हैं, आपने कहा जो दिमाग में आ रहा है वो हो सकते हैं लेकिन वो अलाउड नहीं होते, इसलिए अपन ने कौन से लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही संक्रमण लिखे हैं जो क्या होते हैं, अलाउड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी, तो आपने कहा ये 4 संक्रमण है। यूवी क्षेत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के कारण जब भी किसी अणु को यूवी क्षेत्र में रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक संक्रमण स्तर से निकल के और किस में चले जाते हैं, आपने कहा दूसरे संक्रमण स्तर में। और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम मिलेगा और उस स्पेक्ट्रम को देख के और अपन ये बताएंगे कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर है या फिर इसके अंदर केवल सिग्मा बंध है। तो इसका जो अध्ययन करना है वो क्या कहलाता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उनके अंदर अगर बात करें तो आपने कहा अगर जैसे मान लो इसमें केवल सिग्मा बंधी थे तो आपने कहा इन सब का जो है संरचना तो अलग अलग है भाई, जैसे CH4 की संरचना अलग है, ये क्या है अपने पास में, आपने कहा मेथेन एथेन प्रोपेन, तो आपने कहा इसमें तो सब में सिग्मा बंधी है, तो आपने कहा सब में ट्रांजिशन कौन सा आएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो आपने कहा सब में अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार है तो आपने कहा इनकी तो जो संरचना है उसका निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि इनके तो जो स्पेक्ट्रम आएंगे वो एक जैसे आएंगे। तो फिर अपन कहते हैं कि अलग अलग दो से ज़्यादा कंपाउंड में एक जैसे संक्रमण पाए जा सकते हैं, लेकिन फिर फर्क पड़ता है कि इनमें पाए जाने वाले जो अन्य चारों तरफ के परमाणु हैं जिनको बोलते हैं सराउंडिंग एलिमेंट्स, यानी इनके चारों तरफ का वातावरण कैसा है। तो अब एक टॉपिक है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अणुओं की जो संरचना है उसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो आपने कहा अगर किसी भी 2 या 2 से अधिक अणुओं में एक जैसा कोई स्पेक्ट्रम आता है तो आपने कहा एक जैसा स्पेक्ट्रम तो आ नहीं सकता, अगर उनमें संक्रमण एक जैसे हैं तब भी उनका जो स्पेक्ट्रम आता है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। ये कैसे आता है, तो देखिए अब अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा
कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखेंगे अपन, तो अपन क्या कहते हैं, वातावरण का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों पर, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों पर। देखिए अपन ने कहा कि अपन क्या करते हैं, कोई भी दो एग्जाम्पल लेते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, ट्रांजिशन जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, आपने कहा सेम पाए जाते हैं। जैसे एक तो अपन ने ले लिया एल्किन, एथीन, सॉरी एल्किन नहीं एथीन, आपने कहा ये तो क्या है, एथीन है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, आपने कहा डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो आपने कहा यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो कौन सा होगा, पाई से पाई स्टार। अब आपने कहा एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसमें भी डबल बॉन्ड ही होता है, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ कौन से थे, कार्बन से हाइड्रोजन, और इससे अपन क्या जोड़ देते हैं, आपने कहा इसको अपन क्या बना देते हैं, आपने कहा इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो संरचना है इसमें एक तो डबल बॉन्ड है और 8 कार्बन है, यानी ये क्या हो गई अपने पास में साइक्लो ओक्टा, ठीक है, और एक इन है तो ओक्टीन। अब देखो आपने कहा इसको क्या ले लिया अपन ने, साइक्लो ओक्टीन, आपने कहा एक ही डबल बॉन्ड है तो इसमें भी जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, पाई से पाई स्टार। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पे तो ये है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, आपने कहा इस डबल बॉन्ड को देख के ट्रांजिशन बता दिए पाई से पाई स्टार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे, अपन यहाँ पे जब विकिरणों को पढ़ रहे थे तो आपने कहा एनर्जी होती है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, आपने कहा लैम्डा के। तो अब जितने भी ट्रांजिशन पढ़ेंगे वो लैम्डा की टर्म में पढ़ेंगे अपन। तो देखो आपने कहा यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन थे, कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया, CH2 जोड़ दिया। भाई ये ऐसे ही तो है ना, यहाँ पे सब जगह क्या है, CH2 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 ऐसे। और आपको पता है एल्किल ग्रुप जो होते हैं उसका प्रभाव हमेशा कौन सा होता है, प्लस आई, यानी ये इस एल्किन को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। आपने कहा ये सब के सब इसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपने कहा इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही हैं जितने होने चाहिए, लेकिन इसके पास में क्या है, साथ में इसके ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इसको और ज़्यादा क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप का मतलब क्या होता है, प्लस आई प्लस एच या फिर प्लस आर। अब देखो जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपने कहा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज़्यादा है तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण जो ट्रांजिशन है वो क्या होंगे, आसानी से होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे कह देता है कि मुझे आपकी बुक चाहिए, अब आपके पास एक तो बुक है ही नहीं, तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ेंगे फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब आपने कहा आपके पास में पहले से कोई बुक है वो अवेलेबल है, तो दोनों में से ज़्यादा आसान कब है, तो आपने कहा जब अवेलेबल है तो किसी चीज़ को डोनेट करना क्या है, आसान। तो आपने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम थे, लेकिन यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन दाता समूह के जुड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसने कहा संक्रमण क्या है, आसान हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जो ऊर्जा चाहिए होती है उसका मान तो क्या आता है, ज़्यादा, और यहाँ पे जो एनर्जी है उसका मान क्या चाहिए होता है, इसकी बजाय कम। अब एनर्जी अगर ज़्यादा है तो लैम्डा क्या होगा, कम, और इसके लिए लैम्डा का मान क्या आएगा, ज़्यादा। जैसे इसके लिए बात करें तो लैम्डा कितना आता है, आपने कहा 163 नैनोमीटर, और इसके लिए बात करें तो कितना आता है, 185 नैनोमीटर। तो क्या कहेंगे कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ते हैं तो वहाँ पे संक्रमण जो होते हैं वो आसानी से होते हैं। संक्रमण आसानी से जब होते हैं तो आपने कहा उन संक्रमणों के लिए ऊर्जा क्या मान क्या चाहिए होता है, कम, यानी इनके लिए लैम्डा का मान हमेशा क्या आता है, ज़्यादा। तो आपने कहा दो कंपाउंड थे, दोनों में ट्रांजिशन सेम थे पाई से पाई स्टार, लेकिन फिर भी लिए इनके लिए ऊर्जा या लैम्डा जो है उसका मान क्या आ रहा है, अलग अलग। ये लैम्डा अलग अलग कैसे होता है, तो आपने कहा इसके लिए पड़ता है इन पर वातावरण का प्रभाव, ठीक है। अब अपन एक चीज़ देखेंगे कि किसी भी ग्रुप के जुड़ने के कारण किसी भी कंपाउंड का लैम्डा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अब ये लैम्डा जो चेंज हो जाता है इसको बोला जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है अपने पास में, शिफ्ट है। थैंक यू।